हेलो व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। सबसे जो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि मैं अब इसमें बड़ी सीक्वेंस वाइज वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक से लेकर आगे ऑनवर्ड। तो आज हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली वो है रिकॉर्डिंग। तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब रिकॉर्डिंग को ही साथ मिलाते हुए अगला जो उसका स्टेप है एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, वो भी हम साथ बीच में अटैच करेंगे। और इवन उसके साथ समराइजिंग समराइजिंग वाला जो है वो शायद इस वीडियो के पार्ट 2 या पार्ट 3 में है। तो इस वीडियो को भी कम से कम 2 से 3 पार्ट्स होंगे, तो आप लोग मेरे साथ बंधे रहिएगा ताकि तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले ना हमें एक हॉक आई व्यू लेना है। हॉक आई व्यू आप लोग समझते होंगे, बर्ड आई व्यू भी जिसको कहते हैं, कि परिंदा जब हवा में उड़ता है ना, स्पेशली हॉक ईगल, तो उसके सामने एक मुकम्मल व्यू होता है नीचे। तो जब तक आपके सामने मुकम्मल व्यू नहीं होगा, चीज़ों की आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी। सो मुकम्मल व्यू के लिए सबसे पहले आप देखें कि ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पे जब आप सेल करते हैं तो आपकी इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट है। जब आप कोई एक्सपेंस क्लेम करते हैं तो एक्सपेंस क्लेम फॉर्म सोर्स डॉक्यूमेंट है। जब आप कोई परचेज सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पहली दफा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और वो ट्रांजैक्शन फिर रिकॉर्ड होती है आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में। तो टोटल 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं हमारी। 7 बुक्स हैं प्राइम एंट्रीज की। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से मुराद क्या है? ये वो बुक्स हैं अकाउंटिंग की जिसमें प्राइमरीली बुनियादी तौर पे पहली दफा एंट्री होती है। जो डेबिट क्रेडिट हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो इन बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। उसमें हमारी ये जो मैंने लिखी है, एक्चुअली ये 2 बुक्स हैं, एक सेल्स डे बुक और एक सेल्स रिटर्न डे बुक। कुछ बिजनेसेस में एक ही बुक जो है उसको सेल्स के लिए और सेल रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, और कुछ बुक्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो तो उसके लिए सेल्स डे बुक अलग कर ली जाती है और सेल्स रिटर्न डे बुक अलग कर ली जाती है। जितनी भी व्यूअर्स, जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उधार पे जितनी भी हम चीजें सेल करते हैं, वो आपकी सेल्स डे बुक में आती हैं, ये याद रखिएगा। सेल्स रिटर्न में तो सारी की सारी रिटर्न आ जाएंगी। अब वो सेल चाहे हमारी क्रेडिट पे हुई थी या कैश पे हुई थी, जब भी रिटर्न होगी वो सेल्स रिटर्न में आएगी। लेकिन सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी। इसी तरह दूसरी 2 बुक्स हैं, परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक। सेल्स की तरह परचेज डे बुक में भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यानी क्रेडिट परचेज, उधार पे जब हम परचेज करेंगे तो वो इसमें आएगा। कैश परचेजेस परचेज डे बुक में नहीं आती है। अलबत्ता परचेज रिटर्न डे बुक में जितनी भी हम परचेज रिटर्न करते हैं, आप वो परचेज हमने चाहे कैश पे की हो या क्रेडिट पे, वो परचेज रिटर्न डे बुक में आएंगी। तीसरी बुक हमारी कैश बुक है। अब कैश से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जाएंगी, यानी कैश सेल, कैश परचेज, कोई कैश एक्सपेंस, कोई कैश में इनकम हुई है, सब कुछ कैश वाला इस कैश बुक में जाएगा। इसके बाद हमारी जो छठी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, दैट इज पेटी कैश बुक। बिजनेस के ना प्रेमिसेस ने, बिजनेस ने अपने पास कुछ थोड़ा सा कैश रखा होता है अपने छोटे मोटे अखराजात के लिए। मसलन कोई मेहमान आ गए, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना है, कोई पोस्टेज स्टैंप्स वगैरह चाहिए, या कोई छोटा मोटा किसी गाड़ी में हल्का सा माइनर सा किसी बाइक इस्तेमाल हो रहा है, मोटरसाइकिल, उसमें पेट्रोल डलवाना है कुछ 100-200 का। तो इसके लिए हम ये थोड़ा ही करेंगे कि हर चाय बनानी है जी बैंक में दौड़ लगाएं। उसके लिए बिजनेस ने अपने पास, बिजनेस की प्रेमिसेस में ही कोई एक पैटी कैशियर होता है, उसके पास कुछ कैश रखवाया होता है। उस कैश को हम कहते हैं पैटी कैश। पैटी का मतलब ऐसे होता है छोटे मोटे। पैटी बर्गर भी आप लोग खाते हैं, उसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो एक छोटा बर्गर होता है। सो पैटी कैश मीन्स छोटा मोटा कैश, छोटे मोटे अखराजात के लिए। और सातवीं जो बुक है हमारी वो है जनरल। जनरल यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई बुक ना हो, जो कहीं पे नहीं आती, वो फिर जर्नल में आ जाएगी। नॉर्मली आपकी एरर्स की जो करेक्शन है वो जर्नल में आती है, या इसके अलावा अगर कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि इन 6 बुक्स में से किसी में आप देख रहे हैं यार ये फॉल नहीं कर रही, तो उसको जर्नल में लिख लें।
बुक्स में रिकॉर्डिंग के बाद अगला काम होता है हमारा एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके पहचान के उसको उसके मुतलका लेजर में पोस्ट कर देते हैं। अब ये जो पोस्टिंग है, याद रखिएगा हमारे पास टोटल 5 किस्म के लेजर्स होते हैं: कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, इनकम और एक्सपेंस। यानी जितने भी अकाउंट होंगे, हो सकता है हमारे पास एक्सपेंसेस के कोई 10 या 15 या 20 टी अकाउंट्स हों, लेकिन हैं तो सारे ही एक्सपेंस के। इसी तरह इनकम के काफी सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, बट है तो इनकम। एसेट्स के काफी सारे अकाउंट हो सकते हैं, कैश का अपना अकाउंट होगा, बिल्डिंग का अपना अकाउंट होगा, मशीन का अपना अकाउंट होगा, कार का अपना अकाउंट होगा, लेकिन ओवरऑल वो एसेट्स के अकाउंट होते हैं सारे। इसी तरह लाइबिलिटीज जो है उनका अपना डिफरेंट लाइबिलिटीज होंगी, उनका अपना अकाउंट। तो कैपिटल बहरहाल कैपिटल होता है, इसी तरह कैपिटल का अपना अकाउंट होगा। अब ये जो जब हम लेजर्स बना लेते हैं, तो इन लेजर्स के आगे ये टी अकाउंट हैं, सबके टी अकाउंट बनेंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि इनकी एक समरी बनानी है तो बना लेंगे। समरी क्या है, इन सारे टी अकाउंट का हम एक बैलेंस उठा लेंगे और उस बैलेंस की लिस्ट बना लेंगे। लेकिन हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से इसको अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ले जाते हैं। तो दो किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपके, कैपिटल और लाइबिलिटीज और एसेट। ठीक है, ये तीसरी चीज है एसेट। एसेट जो है इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये लाइन गलत जा रही है, इस लाइन को आपने इस तरफ तस्वुर करना है। ये लाइन जो है एसेट की, यहां से निकल के तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है। तो ये जो तीन आपके एसेट्स हैं, ठीक है, ये लाइन जो है इसको मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेके तो इसके साथ जोड़ रहा हूं। तो आप यूं समझें कि ये चीज इस तरफ को मूव कर रही है, ये उधर नहीं जाएगी। एंड उसके बाद ये चीज जो है लाइन, इस पे मैं लाइनें लगा देता हूँ, मींस के ये एसेट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। जितने एसेट्स हैं आपके वो सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं, लाइबिलिटीज भी और कैपिटल भी। और आपकी इनकम और एक्सपेंसेस, ये दो चीजें आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, क्या करती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, क्या करती है, ये हमारी आगे की बात है। अगले किसी लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब व्यूअर्स, ये ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी मैंने आपको इस वीडियो में और फिर इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में और हो सकता है तीसरी वीडियो में, 3 वीडियोस मेरी इसकी बनेगी। इन सारी ट्रांजैक्शंस की मैं रिकॉर्डिंग करूंगा डबल एंट्रीज में। उसके बाद इनको मैं इनके अकाउंट्स में पोस्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं इनको पोस्ट करने के बाद वो जो अकाउंट है उनके टी अकाउंट बनेंगे, उनको बैलेंस करूंगा। और फिर बैलेंस करने के बाद जो है वो फिर हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिसको समरी कहते हैं, समराइजिंग वाला काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरी इसकी कम से कम 3 वीडियोस आएंगी, ये तीनों वीडियोस आपने देखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी 20-20, 25-25 मिनट की ये वीडियोस रखूं, इससे लेंथी ना करूं। अच्छा, अब इन ट्रांजैक्शंस को बारी बारी देखते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहली मेरी ट्रांजैक्शन है, जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद $500,000 इन द बैंक, $800,000 बिल्डिंग एंड $300,000 मशीनरी। यानी जॉन ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में उसने बैंक अकाउंट में $5 लाख डाल दिया, 8 लाख की बिल्डिंग उसने बैंक में डाल दी और 3 लाख की मशीनरी उसने बैंक में डाल दी। इसका मतलब उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है 3 फॉर्म्स में। तो अगर मैं बिजनेस समझूं अपने आप को, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करूंगा। यानी सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग में क्या है, बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक एसेट है, कैश एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है। तो ये सारे एसेट्स हैं। बिजनेस में जिन जिन एसेट्स का इजाफा हुआ है उनको मैं डेबिट कर दूंगा। तो एक बैंक नाम का एसेट बड़ा है, एक बिल्डिंग नाम का और एक मशीनरी के नाम का एसेट बड़ा है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों कैपिटल हैं। तो क्रेडिट कैपिटल कर दूंगा इन तीनों की टोटल अमाउंट से, जो कि बनती है 16 लाख। इसके बाद अब इन ट्रांजैक्शंस को मुझे करना है पोस्ट। मुझे इनको अब इनके अकाउंट्स में पोस्ट करना है। तो अकाउंट्स में पोस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा। मेरा डेबिट हो रहा है, मेरी एंट्री क्या है, सबसे पहले मेरा बैंक डेबिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बैंक का अकाउंट बना लूंगा। बैंक का अकाउंट बनाऊंगा और उसमें डेबिट साइड पे 5 लाख लिख दूंगा। अच्छा,
5 लाख लिख तो दूंगा डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड पे लिख तो दूंगा 5 लाख, लेकिन उसके साथ मुझे एक रेफरेंस के लिए भी एक चीज लिखनी है, और वो रेफरेंस क्या है? कैपिटल। याद रखिएगा, हर डेबिट का रेफरेंस उसका क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का रेफरेंस उसका डेबिट होता है। तो सबसे पहले मैं बैंक का अकाउंट बनाता हूं, उसमें मैं 5 लाख डेबिट करता हूं और मैं रेफरेंस में कैपिटल लिख दूंगा। सो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैंने बैंक का अकाउंट बनाया, ये देखें ये आपका टी अकाउंट बन गया है। इसके बाद मैंने डेबिट साइड पे, चूंकि डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पे मैंने 5 लाख लिखा और उसके साथ रेफरेंस के तौर पे कैपिटल लिख दिया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये मेरा बैंक का अकाउंट है, मेरे बैंक में 5 लाख आ गया। क्योंकि बैंक एसेट है, जाहिर सी बात है एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो डेबिट साइड पे 5 लाख लिखने का मतलब कि मेरे बैंक में 5 लाख आ गया। और क्यों आया? कैपिटल रेज हुआ है। तो ये मैंने डेबिट बैंक जो है उसको उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब मैं आता हूं, दूसरा क्या है? डेबिट बिल्डिंग 8 लाख। इसी तरह मुझे बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड पे 8 लाख लिखना है और उसका रेफरेंस क्रेडिट हो जाएगा। सो देखिए, नेक्स्ट मेरा अकाउंट बन गया बिल्डिंग का ये, और उसमें डेबिट साइड पे मैंने 8 लाख डेबिट कर दिया और उसके साथ रेफरेंस दे दिया कैपिटल। अच्छा ये याद रखिएगा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कैपिटल डेबिट हो रहा है 8 लाख से। नहीं, ये कैपिटल नहीं डेबिट हो रहा, ये बिल्डिंग का अकाउंट है। कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, ये बिल्डिंग का अकाउंट है, ये बिल्डिंग को डेबिट कर रहे हैं 8 लाख से। कैपिटल एज रेफरेंस है ताकि मुझे पता चले कि ये बिल्डिंग किस फॉर्म में आई है। अगर इसके साथ कैपिटल की जगह कैश लिखा होता तो मुझे कंफर्म हो जाता कि ये बिल्डिंग मैंने कैश पे खरीदी है, बैंक लिखा होता तो मतलब बैंक से खरीदी है। उसके बाद जो तीसरी आपकी इस ट्रांजैक्शन की, इस एंट्री की थर्ड ट्रांजैक्शन है, वो है डेबिट मशीनरी 3 लाख, इंक्रीज इन एसेट। इसका मतलब है कि अब मुझे मशीनरी का अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड पे लिखना है 3 लाख और उसका रेफरेंस भी कैपिटल है। मैं मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट साइड पे 3 लाख लिखूंगा और साथ में उसके रेफरेंस में कैपिटल लिख लूंगा, क्योंकि इन तीनों का क्रेडिट कैपिटल है। और जब मैं कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा तो उसके डेबिट ये तीनों है, उसमें रेफरेंस में ये तीनों चीजें आ जाएंगी। सो अब आप देखें कि मेरी एंट्री में क्रेडिट है कैपिटल 16 लाख से, तो अब मैं क्रेडिट करूंगा कैपिटल को 16 लाख से, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल है तो क्रेडिट है। तो मैं कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे 16 लाख लिखूंगा, या मैं 16 इकट्ठा लिखने की बजाय 5, 8, 3 अलग अलग लिख दूंगा, क्योंकि 5 लाख बैंक की वजह से क्रेडिट आया है, कैपिटल आया है, 8 लाख का बिल्डिंग की वजह से कैपिटल आया है और 3 लाख कैपिटल मशीनरी की फॉर्म में आया है। तो मैं तीनों को अलग अलग साथ में रेफरेंस दे दूंगा। सो अब देखें कि अब मेरा जो अकाउंट कैपिटल का बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैपिटल का अकाउंट बन गया और क्रेडिट हो रहा है 16 लाख से, 5, 8, 13 और 13 और 3 16, 16 लाख से क्रेडिट हुआ और हर एक का रेफरेंस अलग अलग है। 5 लाख बैंक की वजह से, आप देख लें 5 लाख बैंक की वजह से कैपिटल आया, 8 लाख बिल्डिंग की फॉर्म में कैपिटल आया, बिल्कुल आ गया, और 3 लाख मशीनरी की फॉर्म में कैपिटल आया। तो ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन जो है, ये मेरी ट्रांजैक्शन ना सिर्फ रिकॉर्ड हुई है बल्कि अपने अपने अकाउंट में पोस्ट भी हो गई है। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? He made purchases for 1,70,000 from J. Brown by paying 80,000 through check and promising to pay the remaining amount within 20 days. John has been offered for a discount of 15% if he pays within the specified time. इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ने 1,70,000 की जे ब्राउन से परचेजेस की है। जॉन कौन है? जॉन इस बिजनेस का ओनर है, समझे, बिजनेस ही है। जे ब्राउन कौन है? जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं। जे ब्राउन से 1,70,000 की चीजें खरीदी और उसको पे 80,000 की है। बाकी अमाउंट उसको हमने कहा यार 20 दिन के अंदर अंदर दे देंगे, ठीक है। जे ब्राउन ने कहा जॉन को, जॉन हैज बीन ऑफर्ड, यानी ऑफर जे ब्राउन ने दी, अच्छा 20 दिन के अंदर अंदर देगा ना, तुम्हें 15% डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो याद रखिएगा, इस वक्त ये बाकी जितनी भी बातें हो रही हैं ये सब फजूल हैं। मुझे एक्चुअली सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। और ये परचेज की ट्रांजैक्शन आप देखें, 1,70,000 की परचेज है, जिसमें से मैंने 80,000 बैंक के थ्रू पे किया है और बाकी 90,000 मैंने पे करना है। सो परचेजेस सबसे पहले तो डेबिट होती है, तो मैं रिकॉर्डिंग में क्या करूंगा, परचेजेस डेबिट कर दूंगा पूरी अमाउंट से, चूंकि परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़े डेबिट होता है। साथ मैंने 80,000 चूंकि बैंक से पे किया है तो बैंक मेरा एसेट है,
तो एसेट कम हो गया बैंक नाम का, तो मैंने क्या कर दिया, एसेट कम हो तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट बैंक 80,000, 80,000। और बाकी जो है चूंकि मैंने पे करना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, आपको पता है लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया जे ब्राउन को 90,000 से। अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो आप देखिएगा मैं परचेज का अकाउंट बनाऊंगा और डेबिट साइड पे 1,70,000 लिख दूंगा और उसके रेफरेंस में ये दोनों चीजें लिख दूंगा। मतलब 80,000 बैंक की वजह से परचेज हुई और 90,000 जे ब्राउन से मैंने उधार में परचेज की है। तो देखिए अब मैं जरा परचेजेस का अकाउंट बनाता हूं। तो परचेजेस का अकाउंट बन गया, डेबिट साइड पे 80,000 बैंक की वजह से और डेबिट ही हो रहा है। अच्छा, बैंक की वजह से 80,000 डेबिट हो रहा है और साथ आप देखें ना बैंक क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, तो मैं क्या करूंगा, बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगा 80,000 से। उसके बाद मैं अकाउंट बनाऊंगा जे ब्राउन का। जे ब्राउन का जो अकाउंट है उसमें आप देखें कि जे ब्राउन क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, तो मैं जे ब्राउन की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 90,000 और साथ में रेफरेंस दे दूंगा परचेज। बैंक भी क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, तो क्रेडिट साइड पे 80 लिखा, उसका डेबिट परचेज है तो रेफरेंस में परचेज आ जाएगा। जे ब्राउन भी क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, उसका रेफरेंस जो है वो परचेज है, तो परचेज उसके रेफरेंस में आ जाएगा। और परचेजेस जो है उसमें मुझे एक्चुअली पूरा 1,70,000 करना है, जो कि सिर्फ 80 लिखा है, तो दिस इज एन एरर यहाँ पे, ये 80 नहीं है, यहाँ पे 90,000 ये भी आएगा, यानी परचेजेस 80,000 तो बैंक की वजह से हैं और 90,000 ये एक अच्छा नहीं है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड, बस आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये है ड्यू टू पेएबल। यहाँ पे जो जे ब्राउन है उसकी वजह से ये 90,000 आया, तो मैं इसको भी यहाँ पे डेबिट करूंगा, ये दैट्स इट। तो ये भी मेरी एंट्री जो है ये पूरी रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद आई विल मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी तीसरी ट्रांजैक्शन, ही रिसीव्ड यूटिलिटी बिल ऑफ 5,000। तो यूटिलिटी बिल एक्सपेंस होता है और अभी चूंकि पे नहीं हुआ एक्सपेंस मैं डेबिट कर दूंगा 5,000, और अब चूंकि पे नहीं हुआ लिहाजा बिल पेएबल इंक्रीज इन लाइबिलिटी ये क्रेडिट हो जाएगा। इस चीज को हम अपनी पिछली वीडियो में जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 2, उसमें हम बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यूटिलिटी बिल क्यों डेबिट होता है और बिल पेएबल क्यों क्रेडिट होता है। इस वक्त हमारा फोकस जो है इसकी रिकॉर्डिंग पे होगा, पोस्टिंग पे, जो एनालाइजिंग क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यूटिलिटी बिल का अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे 5,000, साथ में रेफरेंस हो जाएगा बिल पेएबल। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यूटिलिटी बिल का अकाउंट बनाता हूं, डेबिट साइड पे लिखता हूं 5,000, उसके साथ हो गया बिल पेएबल एज रेफरेंस। और इसी तरह बिल पेएबल का अकाउंट बन जाएगा, वो चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 5,000 और उसका डेबिट क्या है, यूटिलिटी बिल। तो हर डेबिट का क्रेडिट उसका रेफरेंस और हर क्रेडिट का डेबिट उसका रेफरेंस। ठीक है, यूटिलिटी बिल का अकाउंट बना टी शेप में, डेबिट 5,000 हो रहा है, डेबिट साइड पे 5,000 लिखा, उसके साथ एज बिल पेएबल रेफरेंस बना। फिर इसी तरह बिल पेएबल का अकाउंट बनाया, क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो 5,000 क्रेडिट साइड पे लिखा और उसके साथ रेफरेंस यूटिलिटी बिल दे दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसमें देखें ही मेड सेल्स टू मिस्टर अली फॉर 1,50,000, 1,50,000 की सेल की है उसने मिस्टर अली को, जिसमें टैक्स शामिल है, यानी टैक्स समेत 1,50,000 की उसने सेल की है। इसका मतलब ये है कि एंड रिसीव द होल अमाउंट इन बैंक, तो सारी ये कैश सेल है, सारा पैसा बैंक में आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखें बैंक में कितने पैसे आए हैं, 1,50,000, पूरा 1,50,000 आ गया ना। हम अभी ना हम वो जो सेल्स की जब हम बात करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। अभी बस सिर्फ आप जहन में रख लें कि 1,50,000 टोटल है, जिसमें से 25,000 सेल्स टैक्स है और बाकी जो है वो मेरी सेल है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट बैंक 1,50,000, क्रेडिट सेल 1,25,000, सेल इनकम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, और जो सेल्स टैक्स है ना उसको वैट भी कहते हैं, इसकी डिटेल अभी है मेरी आने वाली वीडियो में, जिसका नाम होगा सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह कैलकुलेशन होती है इसकी। फिलहाल आप ये ज़हन में रख लें कि जब सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना होता है। याद रखिएगा, टैक्स हम अपने पास नहीं रख सकते, टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना होता है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो मैं अब सिंपली इसके अकाउंट बैंक का अकाउंट बनाऊंगा,
तो डेबिट कर दूंगा एक दफ़ा 1,25,000 सेल और एक दफ़ा 25,000 सेल्स टैक्स की वजह से। तो आप देखें यहाँ पे मैंने बैंक का अकाउंट बनाया, एक दफ़ा डेबिट किया मैंने उसको 1,25 से रीज़न सेल, और एक दफ़ा डेबिट किया एक खाली 25 से, उसका रेफरेंस सेल्स टैक्स। उसके बाद आप ये देखें कि मेरी सेल क्रेडिट हो रही है 1,25,000 से और उसका रेफरेंस होगा बैंक। सेल का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे 1,25,000 लिखूंगा और उसके साथ बैंक रेफरेंस दे दूंगा। तो सेल का अकाउंट बना, क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,25,000 और उसके साथ रेफरेंस के तौर पे बैंक आ गया। देन आगे है सेल्स टैक्स क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, तो सेल्स टैक्स का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 25,000, रेफरेंस में बैंक आ जाएगा। तो सेल्स टैक्स का अकाउंट बना, क्रेडिट साइड पे लिखा 25,000 और साथ में रेफरेंस बैंक आ गया। सो आप अभी तक आपको एक बात की समझ आ जानी चाहिए कि जब भी हमने पोस्ट करना है, पोस्टिंग जो है बहुत आसान है। आपने वो जो नाम है लिखा हुआ अकाउंट का, उसका अकाउंट बना दें। उसके बाद अगर डेबिट हो रहा है तो वो अमाउंट डेबिट साइड पे लिख दें। उसके क्रेडिट में जो चीज़ है ना वो उसके साथ एज रेफरेंस लिख दें। इसी तरह कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है उसका अकाउंट बना लें, जितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दें और उसका जो डेबिट है उसको एज रेफरेंस साथ लिख दें। अगली एक और ट्रांजैक्शन जो है उसकी हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के लिए 5 ट्रांजैक्शन काफ़ी हैं, टोटल 14 ट्रांजैक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि 14 ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम हमारी 3 वीडियोस जो है मिनिमम होंगी, क्योंकि मुझे फिर इनको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस तक जाना है। सो पांचवी ट्रांजैक्शन जो है, ही गॉट 150,000 लोन फ्रॉम बैंक। सिंपल ट्रांजैक्शन है, बैंक नाम का एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर दूंगा बैंक को 1,50,000 से इंक्रीज इन एसेट, और बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 1,50,000 से, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। और इसकी जब पोस्टिंग करनी है तो देखें सबसे पहले डेबिट है बैंक, बैंक का अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा 1,50,000 और उसका रेफरेंस बैंक लोन आ जाएगा। इसी तरह बैंक लोन का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 1,50,000 और उसका रेफरेंस बैंक आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं सबसे पहले बैंक का अकाउंट बनाया, डेबिट साइड पे लिखा है 1,50,000, रेफरेंस बैंक लोन। फिर बैंक लोन का अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,50,000 और रेफरेंस बैंक आ गया। तो ये आपकी हमारी 5 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं आज के दिन में। तो बाकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो ही इस वीडियो का नाम है डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस पार्ट 1, इसका फिर पार्ट 2 आएगा, फिर इसका पार्ट 3 आएगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, आप तीनों पार्ट्स देखेंगे अगर, तो मैं यकीन कर लें, मैं दावे से कहता हूं कि डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेकर ट्रायल बैलेंस बनाने तक आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।